नमस्कार, मैं हूं चुम्हान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। थप्पड़ कांड के विरोध में आरएएस अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर, निर्दलीय प्रत्याशी की गिरफ्तारी की कर मांग। डीएपी की कालाबाजारी पर लगे लगाम, किसानों ने संघ उप निदेशक कार्यालय में दिया धरना। 3 में से एक समूह की 2 बारी पानी देने पर बनी सहमति, जल परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित। घने कोहरे में भिड़े 4 वाहन, लोक परिवहन बस में सवार 2 दर्जन सवारियां घायल। अब खबरें विस्तार से। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को उपचुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर एसडीएम अमित चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की ओर से थप्पड़ मारने के मामले में आरएएस अधिकारी लामबंद हो गए हैं। आरएएस अधिकारियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए गुरुवार से पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। तहसीलदार पटवारी व कानूनगो ने भी पेन डाउन हड़ताल शुरू करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी व अधिकारियों की सुरक्षा की मांग के संबंध में आरएसएस अधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई होने तक पेन डाउन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। एडीएम उमेदीलाल मीणा ने कहा कि चुनाव में निष्पक्षता के साथ काम कर रहे एसडीएम को निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से थप्पड़ मारने की घटना सहन करने योग्य नहीं है। इससे आरएएस अधिकारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से मारपीट करें तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। आरएएस अधिकारियों ने ज्ञापन के जरिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट को 2 गनमैन उपलब्ध करवाने की मांग की। कल हमारे एसडीएम साहब अमित चौधरी जी के साथ में जो निर्दलीय उम्मीदवार के द्वारा घटनाक्रम किया गया, उसके विरोध में संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद में आक्रोश है और इसी संबंध में जब तक उस उम्मीदवार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और तहसीलदार सेवा परिषद और संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद की ये भी मांग है कि एक गनमैन है वो एनी टाइम एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ रहे, इस संबंध में संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद द्वारा आज कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। संपूर्ण राजस्व सेवा परिषद पेन डाउन और नेट डाउन हड़ताल करेगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जल वितरण एवं उपयोग के लिए गठित जल परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार को जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में हुई। मुख्य अभियंता असीम मारकंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, रायसिंह नगर विधायक सोहनलाल नायक, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला नायक, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में भाजपा का कोई विधायक नहीं पहुंचा। बैठक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में पानी चलाने के लिए पूर्व में निर्धारित चक्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की गई। बैठक में मौजूद हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को मुख्य अभियंता असीम मारकंडे ने पानी की उपलब्धता के बारे में अवगत करवाया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से उपलब्ध पानी वितरण के लिए सुझाव लिए गए। अधिकारियों ने 3 में से एक समूह की 1 बारी पानी देने की बात कही, जबकि जनप्रतिनिधियों ने 3 में से एक समूह की 2 बारियां देने की मांग रखी ताकि किसान की बोई हुई फसल बच सके। सभी की सहमति से आगामी दिनों में मिलने वाले पानी के वितरण संबंधी निर्णय लिया गया और 2 बारी लगातार जारी रखने पर सहमति बनी। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि पिछले 2-3 सालों से किसान फसलों को लेकर परेशान हैं। पूनिया के अनुसार बैठक में अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि रबी फसल के लिए 2 बारी पानी देकर किसान को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सिंचाई विभाग की मीटिंग में जो किसान साथियों के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी, रबी फसल किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं, उसको लेकर बातचीत हुई और 2 बारी देने को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सहमति जताई। आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से किसान साथी लगातार फसल की समस्या से परेशान है, चाहे हमें प्रकृति की मार पड़ी हो, आने वाले समय में रबी की फसल को किस प्रकार बेहतर रखते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि गणों ने हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के इसको लेकर आज वार्ता सफल रही। सिंचाई अधिकारियों ने भी पूरा शौक कि हम आने वाले समय में रबी फसल को लगातार 2 बारी देकर उनके फसल बुआई में किसी प्रकार की समस्या, फसल को उपज बनाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, इसको लेकर आज सफल वार्ता रही। इसलिए तमाम अधिकारी गणों का भी हम धन्यवाद देते हैं और तमाम किसान साथियों का भी साधुवाद, संगठनों का भी साधुवाद कि आने वाले समय में, क्योंकि हमारा इलाका सिंचित इलाका है, हमारा हर वर्ग इस पर टिका हुआ है, हमारी रोटी और पानी का सवाल है, उसको लेकर
आज सफल वार्ता के लिए तमाम अधिकारियों को की मीटिंग हुई, उसके अंदर ये तय हुआ कि अभी कंटिन्यू जो हमारा रेगुलेशन चल रहा है 2 बारी तक कंटिन्यू रखी, जिससे जो हमारी सरसों की सोइंग हो चुकी है उसको पानी मिल जाएगा और कुछ गेहूं की सोइंग होने वाली है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद में जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग रिव्यू मीटिंग रखेंगे, जो पानी की डैम की स्थिति है उस आधार पे आगे के पानी की तय करेंगे। इस बार सिंचाई विभाग ये करा था कि अभी इसको हम एक बार ही देंगे, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों सभी ने, शिमला जी थे, अभिमन्यु भाई थे, डूंगराम जी थे, जो एमएलए विनोद जी गोटवाल थे, हमने ये कहा था 2 क्वार्टर तो हमें कंटिन्यू देना पड़ेगा ताकि जो हमारे काश्तकार है उनकी जो फसलें बोई हुई है बच जाएंगी। तो उन्होंने ये किया है और ये तय हुआ कि 2 बारी कंटिन्यू जो पहले रेगुलेशन था उसी चलता रहेगा और जनवरी के अंदर रिव्यू मीटिंग रखेंगे। उससे हम लोगों को जो आने वाला पानी है, कितना पानी आएगा, इनफ्लो कितना होगा और डैम की क्या स्थिति रहेगी, उस पर विचार करके पुनः रेगुलेशन तय करें। मुख्य अभियंता असीम मार्कंडे ने बताया कि बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि 21 नवंबर 2024 से 3 में से 1 समूह की 2 बारी लगातार जारी रखी जाएगी। जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में पानी की उपलब्धता, इनफ्लो का आकलन कर दोबारा बैठक कर समीक्षा की जाएगी। उसमें आगामी पानी वितरण के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्य जितने भी आए थे यहाँ पे, सबके साथ विस्तार में चर्चा करके पौंग बांध में उपलब्ध जल, सिंचाई के लिए जो मांग और पेयजल के लिए जो अब आने वाले टाइम के अंदर हमारी आवश्यकता रहेगी, उससे सारे माननीय सदस्यों को हमने अवगत कराया। विस्तृत चर्चा करने के उपरांत इस निर्णय पे आए हैं कि 3 में से 1 की अभी 2 बारी और कंटिन्यू रखेंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक में पानी की उपलब्धता, बेटर इनफ्लो कितने आते हैं उसका आकलन करके एक बार दोबारा से मीटिंग करेंगे और उसके उपरांत आगे का देखेंगे। डीएपी की कालाबाजारी के विरोध में जिला मुख्यालय के आसपास के गांव के किसानों ने गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय परिसर में धरना दिया। साथ ही विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। माकपा के ओम स्वामी ने कहा कि पिछले कई दिनों से कृषि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से डीएपी की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। वर्तमान में गेहूं बिजाई का समय है, लेकिन किसान को जरूरत अनुसार डीएपी नहीं मिल रही। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कृषि विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। डीएपी की कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीएपी की कालाबाजारी बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़ी मात्रा में खाद डीएपी की जो कालाबाजारी है ये काफी दिनों से चल रही है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। उस दिन मक्कासर में भी ट्रक रोका और वहाँ वो ट्रक रोक के किसानों का आक्रोश ज्यादा था, इसलिए इस वजह से उन्हें ट्रक रोक के वो डीएपी वहाँ बंटवानी पड़ी। उसके बाद में अब लगातार किसान यहाँ आ रहे हैं और एक तो मैं ये कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि कलेक्टर साहब ने जो किसानों के लिए 2 गट्टे का जो आदेश किया है ना, वो सरासर निंदनीय है। उसमें कि अगर 2 गट्टे के लिए किसान आएगा और पूरे दिन लाइन में लगेगा और वो अपने खेत को कब संभालेगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब खेत को वहां जो उसमें उसको तैयार भी करना है, उसमें बुआई भी करनी है, उसमें कस्सी से भी काम करना पड़ता है, हर जगह काम करना पड़ता है, लेकिन वो यहाँ डीएपी के लिए पूरा पूरा दिन लगा देता है, उसकी वहाँ पानी लगाया हुआ सूख जाता है। और अभी हमारे अधिकारी यहाँ बैठे थे, जो अनुसंधान अधिकारी, ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पानी की मीटिंग में जा रहे हैं। अरे जो पानी लगा हुआ है वो तो सूख रहा। धरना ही खाता लगाया जी, मैं एक भी डीएपी के रैंक लाग रही है। डीएपी शहर में बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, लेकिन जगह बैठेगा अफसर योगेश जी वर्मा, जगह एडी साहब बैठेगा और BR बकौलिया जी, ये दोनों अफसर भ्रष्ट हो गए, मिल गए दिलराश में को और खाद की कालाबाजारी करना रहे जी। अभी की बात पे सड़क के ऊपर खाद को एक गोदाम भरे बताए हुए जो आने अठे मक्का सर किसान आवे जो बठे जाके आने के भी खाद को गोदाम खुला खाद दे रहा किसान ने आगे जी एक दरखास्त लिखो, दरखास्त लिखने खातर दरखास्त लिखो आगे और अठे अफसर जगह बाज गया, कोई कार्रवाई करने खातर कौन तैयार जी को जी माने क्योंकि जी अभी मंडी के मैं देख यहाँ में आके और बाहर निकल गया जी। बकौलिया जी कहने गया बे जी मैं कोई कार्रवाई करूँ जो कि करूँ जो कर दो, मैं यहाँ कार्रवाई करने खाते बिल्लो बैठो बैठे नीचे को नाम जाना खाता अफसर जो जी इन खातर जो खाती काला डीएपी की
मांग को लेकर ही था, काश्तकार को डीएपी चाहिए, क्योंकि कल चंबल फर्टिलाइजर की 83 MT यहाँ महानगर रेट लगा है, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट में अभी सप्लाई हो रहा है। उसके बाद ह्यूमन सर्विस नहीं किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं सर चैतों को दे रहे हैं खाद, और ऐसा कुछ नहीं है, चैतों को खाद का कोई तरीका नहीं अपनाया। हम लोगों ने प्रत्येक जो मंडी में जिसके पास खाद आवक हो रही है उसके पास कार्मी लगा रखा है, जो काश्तकार उपलब्ध होते हैं उसकी संख्या आधार पर खाद का वितरण कर रहे हैं। तो लंबी लंबी लाइनें लग रही है। हाँ, स्वाभाविक है कि खाद की लंबी लाइन जो है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में रबी के लिए 35,000 MT कैपेसिटी अभी डिपार्टमेंट ने 17,000 MT का लोकेशन किया है, रबी आवक जो है वो 8,000 MT हुई है। तो स्वाभाविक है, लाइन तो लगना स्वाभाविक है, लेकिन किसानों से आग्रह भी रहेगा और सलाह भी है कि खाली डीएपी की वजह से नहीं रहे, बाकी अन्य जो विकल्प है डीएपी के फास्फेटिक में उसका प्रयोग। श्रीगंगानगर मार्ग स्थित गांव उत्तम सिंह वाला के नजदीक गुरुवार सुबह घने कोहरे में 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त राजस्थान लोक परिवहन बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। भिड़ंत मिनी टक्कर ट्रक राजस्थान लोक परिवहन बस फॉर्च्यूनर गाड़ी में हुई। हादसे में चोटिल 4 जनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे उत्तम सिंह वाला बस स्टैंड के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक सामने से आ रही राजस्थान लोक परिवहन बस से टकरा गया। तभी बस के पीछे पीछे चल रही फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बस से जा टकराई। अनियंत्रित हुई गुणे से भरी ट्रॉली भी सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार करीब 2 दर्जन यात्रियों के चोटें लगी हैं। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने बचाव कार्य कर घायलों को एम्बुलेंस व निजी वाहनों की मदद से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पक्कासाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी करीब 4 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। उधर हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के सड़क के बीच खड़े रहने से यातायात प्रभावित हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जेसीबी की मदद से सड़क से हटाकर आवागमन सुचारू करवाया। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। इस सीजन में पहली बार गुरुवार को घने कोहरे की चादर ने पूरे जिले को आगोश में ले लिया। कोहरा इतना था कि विजिबिलिटी 3 से 4 मीटर की भी नहीं थी। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर सुबह वाहनों की रफ्तार थम सी गई। सुबह 10 बजे तक वाहन हेडलाइट और डीपर के सहारे सड़कों पर रेंगते दिखे। देर तक कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सुबह 10 बजे तक भी कोहरे के कारण थोड़ी दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं घने कोहरे के कारण सूर्य देव भी निस्तेज रहे। घने कोहरे और सर्दी के बीच सुबह बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमे वाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। नशे के साथ अब लोगों को मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत लग रही है। बच्चे ही नहीं, हर आयु वर्ग के शख्स को यह लत लग चुकी है। बच्चों सहित अन्य आयु वर्ग के लोग रोजाना बिना किसी आवश्यक कार्य के घंटों मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला अस्पताल की OPD में रोजाना इस तरह के 5 से 7 मरीज पहुंच रहे हैं।
जिला अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी सोलंकी ने बताया कि ओपीडी में आने वाले मरीजों में मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत के काफी मरीज शामिल हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जो ओपीडी में मरीज आते हैं वो मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन के काफी मरीज बढ़े हैं। पहले हम ये मानते थे कि इस तरह के मरीज बच्चे थे वो ज्यादा आते हैं, पर अब हर उम्र के महिलाएं भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं और हर उम्र के बच्चे आते हैं, हर उम्र के मरीज हमारे पास आते हैं। हम देखें तो हमारा रोजाना का आंकड़ा पहले 3-4 मरीज हुआ करते थे ओपीडी में, पर अब हमको ये लगता है कि तकरीबन 5-7 मरीज हमारी डेली की ओपीडी में इस तरह के आते हैं जो मोबाइल से ज्यादा यूज से ग्रसित हैं, भले वो इंटरनेट का एडिक्शन हो या मोबाइल का एडिक्शन हो। इस तरह के मरीज इन दिनों में काफी बढ़े हैं। इसमें यह रहा है कि जैसे एक व्यक्ति को नशे की लत होती है, उसी तरीके से यह भी एक लत है। जैसे ही घर वाले उससे मोबाइल को दूर करते हैं, इंटरनेट से दूर करते हैं, तो उसमें वही सारे सिम्टम, वही सारे लक्षण आते हैं जो एक नशेग्रस्त व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी सारा कुछ है। और अवसाद के लक्षण भी कई बार हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात हम ये करें कि जो इसके प्रभाव हैं वो काफी कई बार तो पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि घर टूटने के कगार पे हो जाते हैं कि कई बार वाइफ लाती है, कई बार हस्बैंड लाता है कि सब मोबाइल ज्यादा देखने, तो जब उनको समझाइश की जाती है तो कई बार वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हम एक नॉर्मल वक्त से ज्यादा वक्त उसमें बिताते हैं, क्योंकि हम पारिवारिक जो पृष्ठभूमि इस तरह की है कि काफी लोग पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अब ज्वाइंट फैमिली नहीं रही, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। और इससे परिवार का जो व्यक्ति मान लो पहले से, कई बार क्या होता है कि हमको बच्चों में पता नहीं चल पाता कि बच्चे इसके आदी हो चुके हैं या कोई घर का कोई व्यक्ति या कोई अन्य सदस्य भी इसका हो, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार क्या होते हैं बच्चे स्कूल से आते ही कमरे में ज्यादा समय बिताने लग जाते हैं या अकेले ज्यादा रहने लग जाते हैं। पहले बाहर घुलते मिलते थे, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे परिवार में यदि इस तरह के हमको लगता है कि किसी बच्चों में या परिवार की किसी भी सदस्य में इस तरह की कोई लक्षण दिखाई दे कि वो थोड़ा व्यवहार में बदलाव आने लग गया है, पहले घुलता मिलता ज्यादा था, आजकल घुलता मिलता नहीं, तो हमें निसंकोच हमें नजदीकी मनोचिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। नौहर के राजकीय महाविद्यालय में गत दिनों हुई एनसीसी भर्ती में धांधली को लेकर महाविद्यालय की छात्राएं व उनके परिजन उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। धरनास्थल पर उपस्थित छात्रा अंकिता, मोनिका व कविता ने बताया कि भर्ती में दौड़ के अयोग्य घोषित छात्राओं को भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पक्षपात करते हुए चयन सूची में नाम जारी कर दिया गया है, जबकि चयनित छात्राओं ने शारीरिक दक्षता परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं की है। गवर्नमेंट कॉलेज नौर की छात्राएं हैं। हमारे कॉलेज में एनसीसी भर्ती हुई थी, जिसमें कॉलेज प्रशासन के जो एनसीसी प्रभारी थे वो और जो यूनिट आई थी बाहर से उन्होंने हमारे साथ धांधली की है। और हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी हो, वो भी निष्पक्षता के साथ जो भी निष्पक्षता से जांच करे, और अगर बाहर से कमेटी भी बुलाई जाए। हमारे कॉलेज के प्रशासक हमें नहीं चाहिए, हमारी दोबारा से फिजिकल भी करवा सकते हैं वो उन लड़कियों के साथ जो उनमें अभी। हाँ, हमने उनसे बोला था, लेकिन कॉलेज प्रशासन के सभी जो हैं प्रिंसिपल और एनसीसी प्रभारी वो बोल रहे हैं कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, जो यूनिट आई थी बाहर से उसी ने किया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।